नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। जितनी तल्खी सूरज दिखा रहा है उतनी ही तल्ख जाटलैंड हरियाणा की सियासत है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। चुनाव का समय नजदीक आते ही टिकट पाने के लिए नेता जनता के बीच सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट कटने का डर भी सता रहा है। इसी को लेकर हमारे खास प्रोग्राम टिकट की टक्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टोटल न्यूज की टीम हर विधानसभा में पहुंच रही है, वहां की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है। यही जानने के लिए हमारी टीम सोनीपत विधानसभा भी पहुंची, हर वर्ग के लोगों से उनका ओपिनियन लिया। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी कि सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी के बीच कितना कड़ा मुकाबला है और जनता किस नेता पर भरोसा जता रही है। जनता हरियाणा विधानसभा किस नेता को भेजना चाहती है और इसी पर लगातार जनता से राय जानने की कोशिश भी की जा रही है। तो टिकट की टक्कर की होड़ में जनता किस पर भरोसा जता रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज पैनल में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। वहीं उम्मीदवारों को चुनावी टिकट देने के लिए सर्वे किया जा रहा है। चुनाव के आते ही टिकटों के बंटवारे के लिए प्रश्न सामने आते हैं। टिकट का फैसला तो हाईकमान करेगा, उसी के आधार पर टिकट दी जाएगी। इस बार सत्ता में काबिज बीजेपी के लिए लड़ाई बहुत आसान नहीं दिखाई दे रही। पार्टी मौजूदा मंत्रियों विधायकों की जगह नए चेहरों को मौका दे सकती है। उम्मीदवार कौन होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव होगा, लेकिन सबसे पहले अहम सवाल उम्मीदवारी से जुड़ा है। पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद अब किसी भी तरह विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन नहीं करना चाहती, इसलिए ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने का प्रयास है जो जीत दिला सकें। यही सब जानने के लिए हमारी टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है और जनता का ओपिनियन ले रही है। इसी कड़ी में टोटल टीवी 2 और 3 अगस्त को सोनीपत विधानसभा पहुंचा, जहां सैंपल साइज 379 है। सोनीपत विधानसभा सीट हरियाणा के सोनीपत जिले में आती है। 2019 में कांग्रेस से सुरेंद्र पनवार ने भारतीय जनता पार्टी की कविता जैन को 32,878 वोटों की मार्जिन से हराया था। ऐसे में जनता यहाँ किसे आशीर्वाद देती है और सोनीपत में किसका सिक्का चलता है, ये सब जानने के लिए टोटल टीवी 40 से ज्यादा इलाकों में पहुंचा और सभी वर्ग, जिसमें गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, पुरुष और महिलाओं से ओपिनियन लिया। इस ओपिनियन पोल को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक विचार है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन डेस्क, टोटल टीवी। तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में चुनावी दंगल में किसका मंगल होने वाला है? इस बार सत्ता में काबिज होने के लिए कौन पार्टी कितना दमखम दिखा रही है? बीजेपी के लिए भी लड़ाई आसान नहीं है और कांग्रेस भी चुनौतियां देने के लिए तैयार है। टिकट की टक्कर में होड़ लगी हुई है। सोनीपत विधानसभा में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में लगातार टोटल टीवी की टीम सोनीपत पहुंची है और इस दौरान सभी वर्गों का ओपिनियन लिया गया है। शुरुआत चर्चा की करेंगे देवेंद्र जी आपसे। जिस तरह से सोनीपत में चुनावी मैदान में बिसात बिछाई जा रही है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए कांटे की टक्कर मानी जा रही है। देखिए प्रगति, सोनीपत राजधानी दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। कई हिस्से बिल्कुल दिल्ली की बाउंड्री से लगते हैं, इसलिए सोनीपत में व्यापार भी अच्छा है और लोग समृद्ध हैं। जहां तक राजनीति की बात है, ये अभी तक बहुत सारे मौकों पर ऐसा देखा कि पंजाबी बाहुल सीट है, पंजाबी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो विधायक भी पंजाबी रहा है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री भले ही कोई बनाओ, सरकार कोई हो, लेकिन सोनीपत को तवज्जो हमेशा मिली है। और यही वजह है कि मनोहर लाल जब पहले मुख्यमंत्री थे पीछे नायब सिंह सैनी से, उन्होंने मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया है, अथॉरिटी बनाया है सोनीपत को और पुलिस रेंज भी बनाया है। चूंकि दिल्ली से सटा हुआ इलाके, तो उस वजह से विकास तेजी से हुआ है। राजनीति की बात करें तो ज्यादातर यहां पर पंजाबी विधायक रहे, लेकिन पिछले 2-3 चुनाव को देखें तो ट्रेंड बदला है। कविता जैन बनी थी जब बीजेपी की पहली सरकार बनी 2014 में, उसके बाद सुरेंद्र पवार कांग्रेस से मौजूदा विधायक है, हालांकि वो ईडी के कुछ केसों में फंसे हुए हैं। कुल मिलाकर ये सीट बड़ी मजबूत सीट है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बीच झूलती हुई अभी लग रही है।
बिल्कुल, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर सोनीपत में जरूर देखने को मिल रही है। सोनी जी, जिस तरह से बीजेपी में अब टिकट की टक्कर को लेकर के नेताओं के चेहरे बदलने पर भी जोर दिया जा रहा है, क्या लगता है बीजेपी इस बार कुछ चुनावी दौर में कुछ बदलाव कर सकती है? क्योंकि बीजेपी का ये ट्रेंड रहा है कि आखिरी मौकों पर चेहरे बदल देती है। देखिए, बीजेपी ने यहाँ पर जो कविता जैन है वो चुनाव लड़ चुकी हैं जी, और एक बार विधायक बनी, 2 बार विधायक बनी है, 1 बार हारी है। और ललित बत्रा को भी यहाँ से चुनाव लड़ाया था पार्टी ने विधानसभा का, हालांकि मेयर का भी चुनाव था, दोनों चुनाव वो हार गए थे। तो देवीदास जी यहाँ लगातार 3 बार विधायक बने, फिर 2 बार वो चुनाव हारे भी। तो देवीदास भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का बड़ा चेहरा था, मुख्तार सिंह मलिक भी बहुत बड़ा चेहरा थे जनसंघ के, वो भी जीते। तो कुल मिला के देखा जाए भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है सोनीपत के अंदर कुछ नया प्रयोग कर सकती है। बिल्कुल, प्रयोग हालांकि क्या कुछ होगा ये फैसला पार्टी का होगा, लेकिन महेश जी, बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति सोनीपत में मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मानी जा रही। स्थिति चिंताजनक कांग्रेस के लिए भी है। देखिए, साफ तौर से ये बात कही जा सकती है कि मुकाबले की स्थिति, जैसा कि पहले मेरे दोनों मित्रों ने कहा कि मुकाबले की स्थिति यहां पर बनी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास अब पर ये है कि ये इलाका जो है कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा अनुकूल माना जा सकता है, लेकिन चूंकि भूपेंद्र हुड्डा परिवार का भी सोनीपत पर काफी ज्यादा प्रभाव बना रहता है, तो ऐसे में बड़े कड़े मुकाबले की स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। और ये निर्णय करना होगा, राजनीतिक दलों को निर्णय करना होगा कि किसे चुनावी मैदान में उतारना है भारतीय जनता पार्टी, किसे चुनावी मैदान में उतारेगी, किस तरह के जातिगत इक्वेशन कार्ड्स यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेले जाएंगे, कौन से जातिगत समीकरण यहां पर फायदेमंद साबित होंगे, ये हमारे सर्वे के बाद भी सामने आएगा। उसके बाद पार्टियों को यह तय करना है कि कौन से जातिगत इक्वेशन यहां पर फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। हालांकि हुड्डा परिवार के नजदीकी लोगों को यहां पर टिकट मिलने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि सोनीपत जिले की बात की जाए तो सोनीपत, झज्जर और रोहतक ये पुराना जो इलाका है, पुराने रोहतक जिले का जो ये इलाका है, ये यहाँ हुड्डा परिवार का वर्चस्व माना जाता है। और टिकटों के आवंटन को लेकर भी ये माना जा रहा है कि सोनीपत की बात हो, चाहे झज्जर जिले की बात हो या फिर रोहतक जिले की बात हो, यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा परिवार का नजदीकी होना जरूरी है अगर आपको टिकट हासिल करनी है। तो कांग्रेस पार्टी में तो कमोवेश इस तरह की स्थिति जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगी कि हुड्डा परिवार का नजदीकी ही यहाँ सोनीपत सीट पर जो विधानसभा का टिकट है वो हासिल कर पाएगा। बिल्कुल महेश जी, हालांकि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में कौन सा उम्मीदवार उतारा जाएगा ये देखना अब काफी दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि सोनीपत विधानसभा में स्थिति बेहद दिलचस्प बनी हुई है। बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों पर नजर डाल ले, जहां ललित बत्रा, निखिल मदान, कविता जैन, योगेश पाल अरोड़ा, ये 4 नाम ऐसे हैं जो जनता के हिसाब से सबसे ज्यादा चुनावी मैदान में खड़े उतरने के लिए तैयार है, जिन पर ललित बत्रा पर सबसे ज्यादा भरोसा जनता ने जताया है। 55.95% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ललित बत्रा चुनावी मैदान में हो। इसके अलावा निखिल मदान 24.23% लोग ऐसे हैं जिन्होंने निखिल मदान पर भरोसा जताया है। इसके अलावा 12% से ज्यादा लोगों ने कविता जैन पर भी अपनी सहमति जताई है। तो सोनीपत में बीजेपी के जो संभावित उम्मीदवार हैं उसमें सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट जनता के मुताबिक ललित बत्रा माने जा रहे हैं। ललित बत्रा पर आखिर जनता को इतना भरोसा क्यों है, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ललित बत्रा बीजेपी में एक जाना माना पुराना चेहरा है। इसके अलावा योगेश पाल अरोड़ा, जिन पर 5% से ज्यादा लोगों ने भरोसा जताया है। इसके अलावा 2% से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं, यानी कि चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से कोई भी हो, जनता उन्हीं का ही समर्थन करेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ललित बत्रा का नाम इतना स्ट्रांग कैंडिडेट के रूप में उभरता हुआ क्यों नजर आ रहा है सोनीपत विधानसभा से, इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं कि ललित बत्रा का सियासी सफर क्या कुछ कहता है। सोनीपत विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रमुख दावेदारों में से बड़ा नाम ललित बत्रा भी है। ललित बत्रा बीजेपी के समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं में से एक है। लंबे समय से आरएसएस से जुड़े हैं और 1975 आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्याग्रह किया और मात्र 13 वर्ष की उम्र में सबसे छोटे कार्यकर्ता के रूप में जेल गए। विद्यार्थी परिषद में भी सक्रिय भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी से पिछले करीब 35 वर्षों से जुड़े ललित बत्रा को पार्टी ने कई अहम जिम्मेवारियां दी। 2005 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद उनको प्रदेश सचिव, प्रदेश प्रवक्ता और अध्यक्ष पब्लिक एंटरप्राइज ब्यूरो के पद पर भी पार्टी ने सुशोभित किया। 2020 में ललित बत्रा ने सोनीपत से मेयर का चुनाव लड़ा।
वर्तमान में प्रदेश संयोजक की भूमिका निभा रहे ललित बत्रा ने पार्टी के लिए समय समय पर बेहतरीन प्रदर्शन कर पार्टी में एक अलग पहचान बनाई। पिछले काफी समय से सोनीपत में लोगों के बीच सक्रिय और लगातार पार्टी की नीतियां लोगों तक पहुंचा रही है। पार्टी अगर इन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है तो एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। सोनीपत विधानसभा पंजाबी बाहुल्य सीट होने के चलते ललित बत्रा को न केवल पंजाबी बल्कि 36 बिरादरी का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उनका दफ्तर जनता के लिए 24 घंटे खुला रहता है। उनकी मिलनसार छवि और धरातल से जुड़ा रहना उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। सोनीपत की जनता की एक पसंद में से ललित बत्रा भी पसंदीदा उम्मीदवार हैं। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो ललित बत्रा के नाम पर सबसे पहले सवाल देवेंद्र जी आपसे, क्योंकि ललित बत्रा एक काफी जाना माना और पुराना चेहरा है पार्टी के लिए, पिछले 35 सालों से सक्रिय राजनीति में हैं और ऐसे में जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा इन पर ही जताया। अगर बीजेपी ललित बत्रा पर भरोसा जताती है, टिकट देती है, अगर इन्हें टिकट मिलता है, चुनावी मैदान में उतारा जाता है, तो कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण? देखिए प्रगति, ललित बत्रा एक तो पंजाबी समाज से आते हैं, दूसरा मैंने इनका इंटरव्यू किया था, इन्होंने ये कहा था 15 साल की उम्र में मैं इमरजेंसी में जेल काटी थी। जब मैं स्टूडेंट था और ज्यादा उम्र नहीं थी, मैं जेल काट के आया था। तो इनके प्रोफाइल में ये भी है कि देश के लिए जब इमरजेंसी जो संघर्ष हुआ था तो ये जेल काट कर आए थे। एबीवीपी में सक्रिय रहे, उसके बाद 35 साल से बीजेपी में है। मनोहर लाल जी के बहुत करीबी हैं। मनोहर लाल जी की पहली सरकार थी, उन्होंने इनको ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था और 2019 के चुनाव में ललित बत्रा को चुनाव लड़वाने की तैयारी थी, क्योंकि मनोहर लाल के चहेते थे, करीबी थे और इन पर भरोसा भी करते थे कि पार्टी के प्रति निष्ठावान है और छवि अच्छी है इनकी सोनीपत में। लेकिन इनको टिकट ना देकर कविता जैन को दूसरी बार टिकट दी गया 2019 में, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सकी। और अब हम देखते हैं कि ललित बत्रा अगर पहले नंबर पर है, निखिल मदान चूंकि पहले कांग्रेस से मेयर का चुनाव लड़े थे और ललित बत्रा बीजेपी से लड़े थे, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने निखिल मदान को मेयर का चुनाव सोनीपत से लड़वाया था, लेकिन निखिल मदान अब खुद बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी में उनका स्कोर ललित बत्रा से आधे से भी कम है। उसकी वजह हम ये मानते हैं कि एक तो वो अभी भी मेयर है, उनके पास पद है, दूसरा वो कांग्रेस से बीजेपी में आए तो बीजेपी के लोग उनको थोड़ा सा अभी रिस्पॉन्स देते नहीं लग रहे कि ये कांग्रेस से आए हैं। और दूसरी बात, अभी भी सीट पर है, मेयर एज ए मेयर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस वजह से ललित बत्रा नंबर 1 पर है। और निखिल मदान दोनों पंजाबी समाज से आते हैं। निखिल मदान भी बीजेपी में है लेकिन आधे से कम। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कविता जैन की बात है कि नंबर 3 पे है। कविता जैन जो पिछला 2019 का चुनाव हारी थी, लगता है कि लोगों की उनके प्रति नाराजगी थी, क्योंकि चुनाव भी हारी थी और लोगों के प्रति नाराजगी जो थी उनके प्रति, वो मेरे को लगता है अभी भी खत्म नहीं हुई है। इसी वजह से कविता जैन 3 नंबर पर है और ललित बत्रा विद इन पार्टी बीजेपी में फर्स्ट चॉइस है। बिल्कुल सोनी जी, हालांकि इस बीच बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर चुकी है, जिस तरह से जिक्र कर रहे थे देवेंद्र जी की कविता जैन पर भरोसा जताया था लेकिन चुनाव नहीं जीत पाई, क्या इस बार एक्सपेरिमेंट करने के मूड में है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना है कि सोनीपत की सीट किसी पंजाबी को देनी है या बनिया समाज से देनी है। देखिए, कविता जैन महिला भी है और बनिया समाज से भी है। हालांकि ये पिछला चुनाव हार गई थी तो उससे, लेकिन 2 बार विधायक बनी है। और देखिए, ललित बत्रा 2005 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े थे, इनकी जमानत जब्त हो गई थी और मेयर का चुनाव भी हार गए। ये पार्टी के प्रति समर्पित और निष्ठावान तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जनता के अंदर कितनी छवि बना पा रहे हैं ये देखने वाली बात है। और ये बात भी है कि देखिए, निखिल मदान कोई चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने पड़ेगा। और वहां तरुण देवीदास भी हैं, एक अन्य विकल्प है, देवीदास के पोते हैं। देवीदास यहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं, तो कई नए चेहरे भी हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो यह तय करना है कि ये सीट पंजाबी समाज को देनी है या बनिया समाज को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार ये बहुत दुविधा है। सोनीपत हो, रोहतक हो, हिसार हो, अम्बाला सिटी हो, भाई वहां की सीटें अगर बनिया को देनी है या पंजाबी को। देखिए, जातिगत समीकरण बहुत प्रभावी है और भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना है कि जातिगत समीकरण के हिसाब से सोनीपत की सीट जो पहले जो है अग्रवाल समाज को दी जाती थी, बनिया समाज को दी जाती थी, और वहीं महिला को देनी है या पंजाबी भारतीय जनता पार्टी के लिए पशुपेश की स्थिति जरूर है। लेकिन महेश जी, इस दौरान ललित बत्रा के अलावा निखिल मदान और कविता जैन का नाम भी चर्चा में है, इसके अलावा योगेश पाल अरोड़ा का नाम भी चर्चा में है। निश्चित तौर पर पार्टी कोई ऐसा कैंडिडेट चुनेगी जो कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण हो और सोनीपत विधानसभा फतेह करने के लिए एक मजबूत दावेदार हो।
देखिए वीरेंद्र जी अभी ये जानकारी दे रहे थे कि पहले तो ये तय करना है कि बनिए समाज यानी वैश्य समाज को टिकट देनी है या पंजाबी समाज को। मुझे लगता है कि जो हमारे नाम सामने आ रहे हैं उसमें पहले पायदान पर भी पंजाबी है, दूसरे पायदान पर भी पंजाबी जो संभावित उम्मीदवार है उसका नाम नजर आ रहा है। कविता जैन के बाद एक बार फिर से पंजाबी नाम सामने आया। तो मुझे लगता है कि यहाँ कंपेटेबिलिटी के लिहाज से जो पंजाबी अगर उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी उतारती है तो यकीनन ये जो इंडिकेटर्स है इतना तो साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जो वोटर्स हैं वो पंजाबी उम्मीदवार को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो पहले, दूसरे और चौथे पायदान पर अगर पंजाबी उम्मीदवारों के नाम ऊपर आ रहे हैं तो यकीनन फिर ये बात कही जा सकती है कि पंजाबी पर अगर दाव भारतीय जनता पार्टी खेलती है तो फिर उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। नए चेहरों का जिक्र यहां पर हुआ, लेकिन उनकी मजबूती क्या, उनकी स्ट्रेंथ लेवल किस तरीके का है, उनकी वीकनेस किस तरीके की है, तमाम दूसरे वर्गों में कितना उन्हें पसंद किया जा रहा है, इन बातों का निर्धारण पार्टी को अगर करना है सर्वे के आधार पर ही किया जा सकता है। और पार्टी के साथ बॉन्डिंग के लिहाज से तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ सबसे ज्यादा जो बॉन्डिंग है ललित बत्रा की देखने को मिल रही है, 55.95%। तो ललित बत्रा से बेहतर पार्टी की निष्ठा के लिहाज से, उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से हाल फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि बीते 5 सालों में ललित बत्रा ने कुछ ऐसा जनता के साथ कनेक्ट किया हो जिससे उनकी स्थिति पहले से बेहतर बनती हुई नजर आ रही हो। लेकिन इतना जरूर है ललित बत्रा की स्थिति पहले से बेहतर जरूर समझ में आ रही है, क्योंकि जनता के हिसाब से ये मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। लेकिन पार्टी का आखिरी फैसला क्या होगा, पार्टी किस पर भरोसा जताएगी, ये जरूर देखने वाली बात है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार कौन हो सकते हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। टोटल टीवी के ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार के तौर पर सुरेंद्र पवार, कमल दीवान का नाम जरूर सामने आया है, जहां सुरेंद्र पवार पर लगभग 52% लोगों ने भरोसा जताया है। इसके अलावा कमल दीवान के नाम पर लगभग 32.5% लोग ऐसे हैं जो कमल दीवान पर भरोसा जता रहे हैं और 15% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस में सुरेंद्र पवार का नाम एक बड़ा नाम माना जाता है। सुरेंद्र पवार पर सबसे ज्यादा भरोसा क्यों जनता की तरफ से जताया जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सुरेंद्र पवार का सियासी सफर क्या कुछ कहता है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। सोनीपत विधानसभा सीट पर कांग्रेस के मजबूत दावेदारों में से एक नाम सिटिंग एमएलए सुरेंद्र पवार का भी है। सुरेंद्र पवार को सोनीपत विधानसभा से 2019 में कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। पहली बार ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सुरेंद्र पवार ने बीजेपी की कद्दावर और सोनीपत से 2 बार की विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन को करारी शिकस्त दी। इससे पहले सुरेंद्र पवार आईएनएलडी से 2014 में सोनीपत सीट पर किस्मत आजमा चुके थे, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जहां पहली बार में ही कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए, तो वहीं कम समय में हुड्डा की करीबियों में से गिने जाने लगे और पार्टी ने उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी। सुरेंद्र पवार पेशे से बिजनेसमैन हैं और पिछले करीब 1 दशक से सोनीपत की जनता की सेवा कर रहे हैं। जनसेवा चैरिटेबल सोसाइटी और कई अन्य सामाजिक संस्थाओं के द्वारा लोगों की सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रमुख दावेदारों में से सुरेंद्र पवार एक बड़ा और चर्चित चेहरा हैं और लोगों के बीच बने रहना, दिन रात सुख दुख में लोगों के साथ खड़े रहना और लोगों की सेवा करना उनकी खूबियों में शामिल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र के खासम खास हैं। इलेक्शन डेस्क, टोटल टीवी। तो सुरेंद्र पवार ने निश्चित तौर पर जनता पर एक भरोसा कायम किया। इसके अलावा कमल दीवान भी एक ऐसा चेहरा है जो जनता के दिलों में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं। कमल दीवान के नाम पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उनका सियासी सफर क्या कुछ कहता है वो भी इस रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में से विधायक सुरेंद्र पवार के बाद सोनीपत सीट पर प्रमुख और प्रबल दावेदारों में से एक चर्चित और बड़ा नाम कमल दीवान है। कमल दीवान सोनीपत से पूर्व विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परम मित्र स्वर्गीय देवराज दीवान के बेटे हैं। कमल दीवान को राजनीति विरासत में मिली है। पंजाबी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले कमल दीवान सोनीपत विधानसभा में एक अलग छाप रखते हैं। पंजाबी बाहुल्य सीट होने के कारण सोनीपत सीट पर कमल दीवान का परिवार लंबे दशक से लोगों की सेवा कर रहा है।
दीवान चैरिटेबल ट्रस्ट और कई सामाजिक संस्थाएं दिन रात लोगों की सेवा कर रही है। कोरोना काल में कमल दीवान ने दीवान चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हजारों लोगों को खाना और दवाइयां मुहैया कराई। अपने पिता स्वर्गीय देवराज दीवान के नक्शे कदम पर चलते हुए कमल दीवान कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और किसी अन्य दल से नहीं जुड़े। उनकी निष्ठा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें राजधानी दिल्ली में 2016 से 2018 तक दिल्ली डेलीगेट, प्रदेश कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट, जिला कांग्रेस कमेटी और कई अन्य पदों पर सुशोभित किया। हरियाणा में भी कमल दीवान कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और कद्दावर नेताओं में से एक है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र के खास कमल दीवान सोनीपत की जनता के बीच रहते हैं। सोनीपत में ज्यादातर पंजाबी समुदाय के लोगों की पहली पसंद कमल दीवान है। 2019 में लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधानसभा चुनाव में विधायक सुरेंद्र पवार और मेयर चुनाव में कमल दीवान ने कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर कांग्रेस की बेहतरीन प्रदर्शन के लिए काम किया। हाल ही में 2024 के चुनाव में उनकी सक्रियता काबिल गौर थी। राजनीतिक सूझबूझ और लोगों के बीच मिलनसार, सरल व्यक्ति और बेदाग छवि इनको प्रबल दावेदार बनाती है। पार्टी अगर इन्हें टिकट देती है तो कमल दीवान कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतरीन उम्मीदवार साबित होंगे। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो देवेंद्र जी, जिस तरह से कमल दीवान और सुरेंद्र पवार दोनों का नाम सामने आया है, कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार, दोनों ही नेता ऐसे हैं जो जनता के मन में अपनी बेहतरीन छाप छोड़ चुके हैं। यानी निश्चित तौर पर कांग्रेस चाहे किसी को भी चुनावी मैदान में उतारे, बीजेपी के लिए कांटे की टक्कर वाली स्थिति बन सकती है। देखिए प्रगति, सुरेंद्र पवार की जहां तक बात है, पहली बार विधायक बने, बड़े बिजनेसमैन है, माइनिंग से जुड़ा इनका बड़ा कारोबार है जी। निसंदेह कांग्रेस के लिए पहली पसंद है। लेकिन इनके साथ एक दिक्कत ही है कि पिछले दिनों ईडी ने इनकी जांच की थी, क्योंकि इलीगल माइनिंग का इन पर केस दर्ज है और गिरफ्तार भी हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को देखना है कि चूंकि वो कोर्ट कचहरी के मसले में उलझे हुए हैं, अगर उनको टिकट दिया जाता है तो कोई कानूनी अड़चन आ जाए। दूसरी स्थिति ये बनती है कि कमल दीवान, चूंकि देवराज दीवान इनके पिता थे, दिल्ली में उनका बड़ा कारोबार रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी है। प्रगति, आपको एक चीज ये ध्यान दिलाता हूं, भले ही 2 बार से सरकार प्रदेश में बीजेपी के, लेकिन सोनीपत में 6 विधानसभा क्षेत्र है। बीजेपी की सरकार होते हुए भी आज वहां पर 2 विधायक बीजेपी के, गन्नौर से निर्मल चौधरी और राई से खुद मोहनलाल बड़ौली जो प्रदेश अध्यक्ष है। बाकी 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के काबिज हैं, गोहाना, बड़ौदा, खरखोदा और सोनीपत शहर। 4 सीटें आज भी कांग्रेस के पास है। इसी वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का गढ़ है रोहतक, सोनीपत और झज्जर। ये 3 जिले जो सबसे ज्यादा इनके प्रभाव में है, वो सोनीपत भी है। और सोनीपत भूपेंद्र हुड्डा की ससुराल भी है। गांव मटिंडू जो है उनकी पत्नी आशा हुड्डा का उनका मायका है। तो इस वजह से सोनीपत के लोग, जाट बाहुल क्षेत्र भी है, और दूसरा भूपेंद्र हुड्डा का यहाँ का दामाद होना इस गांव का मटिंडू जो सोनीपत में, तो एक विशेष दर्जा इनको मिला हुआ है। तो भूपेंद्र हुड्डा जिसको चाहेंगे टिकट देंगे। और जैसा मैंने बताया कि 6 विधायकों में आज भी कांग्रेस के 4 विधायक चलेगा। लेकिन सोनी जी, जिस तरह से कमल दीवान और सुरेंद्र पवार के नाम पर चर्चा हो रही है, क्या लगता है बीजेपी के लिए कौन सा कैंडिडेट ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है? देखिए, सुरेंद्र पवार के लिए ये निश्चित है कि वो ईडी का सामना कर रहे हैं। अभी वो दोषी सिद्ध नहीं हुए, सजा नहीं हुई है, तो उनका चुनाव लड़ने का विकल्प भी खुला है। अगर पार्टी चाहे तो सहानुभूति का लाभ लेने के लिए उनके परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ, मुझे नहीं लगता कि पंजाबी चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहेगी कांग्रेस, तो जाट चेहरे को यह डिमांड देगी। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ ये देखना है कि किसी महिला को टिकट देना है या किसी पंजाबी समाज को टिकट देना है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति ज्यादा विकट है। और ये स्थिति है कि देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को यह 35,000 की लीड मिली थी। मोहनलाल बड़ौली जो सोनीपत विधानसभा सीट से 35,000 अधिक से मतों से जो इनको बिल्कुल। खैर, कांग्रेस किसको चुनावी मैदान में उतारेगी जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन महेश जी, अगर बीजेपी की तरफ से ललित बत्रा चुनावी मैदान में होते हैं और कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र पवार को चुनावी मैदान में उतारा जाता है, तो कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति विधानसभा चुनाव में सोनीपत में देखने को मिल सकती है?
देखिए अपर है जी, यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी को हासिल होगा, क्योंकि एंटी इनकमेंसी का जो असर है वो तमाम 90 विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। चूंकि सोनीपत गढ़ माना जाता है हुड्डा परिवार का, तो ऐसे में अपर है जो चूंकि यहाँ नजदीकियां भी बार बार जाहिर की जा रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सोनीपत के इलाके से नजदीकी संबंध है, रिश्तों में बंधा हुआ है सोनीपत का इलाका। तो ऐसे में यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल होती नजर आती है तो यकीनन फिर ये इलाका हुड्डा परिवार के साथ जुड़ने में अपनी प्राथमिकता दिखाएगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 सालों में रोहतक के बाद अगर प्राथमिकता किसी इलाके को मिली थी तो सोनीपत का इलाका था। तो ऐसे में वो गोल्डन ईरा, वो सुनहरा वक्त एक बार फिर से सोनीपत हासिल करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि पार्टी की तरफ से आखिरी फैसला क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार टिकट की टक्कर के लिए नेताओं की होड़ मची हुई है, लेकिन आखिरी फैसला पार्टियों को ही लेना है कि किसको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, कौन सा उम्मीदवार प्रबल दावेदार के तौर पर चुनावी मैदान में फतह हासिल करता हुआ नजर आएगा।